Hello, welcome back all of you. My name is Prachi Soni. I'm from Gandhi Senior Secondary Public School, Shikohaba. And today we are here to study class 11th NCERT Geography. Today we will be starting a new chapter, that is your distribution of oceans and continents. So obviously this is chapter number 4 from this book. So we have already completed the first 3 chapters. If you are new to this series, I would request you to please go through the previous videos and then come for this one. सो वन थिंग आई वांट टू ऐड इज़ आप लोग जब वीडियोस वगैरह देखना शुरू करते हैं तो आप सब प्रेफर करते हैं कि छोटी छोटी वीडियो हो 6-7 मिनट की, 5 मिनट की, 10 मिनट की, ताकि आपको ज़्यादा देर तक एक जगह पे कंसंट्रेशन करके ना बैठना पड़े. बट एक्चुअली ये जो 7 मिनट की वीडियोस, 8 मिनट की वीडियोस हैं, दे आर ब्रेकिंग योर कंसंट्रेशन. इसका मतलब क्या है कि हम एज ह्यूमन बींग्स, हमारा एक पॉइंट होता है, एक फोकस पॉइंट होता है. बिकॉज ऑफ यूट्यूब, बिकॉज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, हमारा जो फोकस पैनल है, फोकस का जो ड्यूरेशन है वो कम होता जा रहा है. हम 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट से ज़्यादा किसी चीज़ को देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा एक जगह पे, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे. सो ऑल माई वीडियोज़ आर मोर देन 20 मिनट्स. तो इट इज़ obviously because the school has directed us, but also because it's very important for you कि आप अपना जो फोकस पॉइंट है, जो आप अपना जो फोकस स्पैन है, जो अटेंशन स्पैन है, स्पैन का मतलब जो टाइम पीरियड है, उसको खोए ना. डोंट लूज दैट, बिकॉज इट इज़ वेरी दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ऑनलाइन एजुकेशन. तो ये चीज़ को हम जितना जल्दी और अच्छे से केटर करेंगे साथ में मिलकर, उतना बेटर. So let's start with chapter number 4, that is your distribution of oceans and continents. So अगर आपने कभी भी वर्ल्ड मैप देखा है तो वो कुछ इस तरह का दिखता है. इससे बहुत अच्छा दिखता है. इट इज़ जस्ट आई एम मेकिंग सैम्पल, और मुझे बहुत बार, मैं कम से कम पूरे वीडियो सीरीज़ में इसको 10-15 बार बनाऊंगी, तो मैं इतनी परफेक्शन करने लग गई तो मैं यही बनाती रह जाऊँगी. सो दैट इज़ आई, ये आपको एक जनरल आइडिया देने के लिए है शेप्स का और लोकेशन. अगर आपने कभी भी वर्ल्ड मैप देखा है तो आपको पता होगा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, दिस पोर्शन इज़ योर यूरोप, देन दिस इज़ योर एशिया, इंडिया. इंडिया इज़ नॉट अ सेपरेट कॉन्टिनेंट, बट क्योंकि इंडिया के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं, तो इंडिया इज़ मेजर वन थिंग वी हैव टू फोकस. ये मैडागास्कर एक छोटा सा आइलैंड है अफ्रीका के साइड में. ये भी अलग कॉन्टिनेंट नहीं है, बट इसको बनाने के पीछे भी एक सिग्निफिकेंस है जो आपको बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर समझ में आ जाएगी. देन इज़ योर ऑस्ट्रेलिया. तो ये और आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक. तो ये कुछ हमारे पोर्शन में, हमारे वर्ल्ड में ये होता है. आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल मैंने बहुत छोटा छोटा बनाया है क्योंकि इसकी मेजर हमको ज़रूरत नहीं है. सो while beginning the chapter, let us start. I would be explaining every detail of the book, so you can refer to your book and video simultaneously. तो पिछले चैप्टर में हमने अर्थ के इंटीरियर के बारे में बात करी थी, और हम ऑलरेडी वर्ल्ड मैप से फेमिलियर हो चुके हैं. कॉन्टिनेंट्स यानी कि ये जो लैंड वाला आपका पोर्शन है, ये वर्ल्ड का अराउंड 29% एरिया कैप्चर करता है. दैट्स इट. 100% में से 29% एरिया में सिर्फ आपका लैंड एरिया है. बाकी सारे एरिया में ओशन है. दैट इज 71% में आपका ओशन कवर है. द रिमाइंडर इज योर ओशन बॉडीज. The position of the continents and the ocean bodies as we have seen in the map have not been the same in the past. यानी कि जो ये पोजीशन जो आज की डेट में इस लोकेशन पे ये स्थित है, ऐसी सेम नहीं थी पास्ट में. आई एम जस्ट आपकी क्यूरियोसिटी बिल्ड करने के लिए आपको अभी से बता देती हूँ, ये इंडिया हमेशा से यहाँ पे नहीं था. ये यहाँ पे जुड़ा हुआ था अफ्रीका के पास. अरे ऐसा कैसा हुआ, कब इंडिया ऊपर आया? तो हम जब तक चैप्टर के एंड में देखेंगे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि कब इंडिया यहाँ से निकल के यहाँ ऊपर जाके एशिया में चिपक. सो ये वही कह रहे हैं कि जो जिस तरह से आज की डेट में आप वर्ल्ड देखते हो, ये शुरुआत से ऐसा नहीं था. बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से इट इज़ दिस व्हाट वी सी टुडे. मोर ओवर इट इज़ नाउ वेल एक्सेप्ट, ये ऐसा फैक्ट एक्सेप्ट हो गया है कि जो ओशंस हैं और जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो ना पहले ऐसे थे और ना फ्यूचर में सेम पोजीशन में रहेंगे. इसका मतलब क्या है, जो इनकी पोजीशन है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है. आई एम रिपीटिंग, जो इनकी पोजीशन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है. ना पास्ट में इस तरह से थे, ना फ्यूचर में इस तरह से रहेंगे. अब पास्ट और फ्यूचर में कौन से पास्ट और फ्यूचर की बात कर रही हूँ मैं? 10 साल, 20 साल, 100 साल पुरानी बात नहीं कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. सो ऐसा नहीं था कि 100 साल पहले ये सारे चिपके हुए थे अब दूर हो गए. नो, 100 साल तो अभी निकला ना. सो आई एम टॉकिंग अबाउट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जब ये अर्थ की
क्या स्टेट था और आज की डेट में कैसा है, और आज से आगे भी हज़ारों साल लग जाएंगे इसकी पोजीशन को चेंज होने में। बहुत स्लो प्रोसेस हो रहा है हमारे मतलब से स्लो है क्योंकि टाइम, बट लेकिन इट्स स्टिल अ फास्ट फॉर जोग्राफिकल फीचर देखा जाए तो फिर भी काफ़ी फास्ट है। इफ इट्स सो तो क्या पोजीशन रही होगी पास्ट में? अभी मैंने बोला कि पास्ट में ऐसा नहीं था, तो क्या होगी पास्ट में? अब मैं ऐसा भी बोल रही हूँ कि फ्यूचर में ऐसा नहीं रहेगा, तो क्या फ्यूचर में होगा? Even if it is true that the continents and oceans have changed and are changing their position, you may wonder as to how. और अगर ये सच भी है कि अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो कैसे? इनके पैर तो लगे नहीं है नीचे, हिल कैसे रहे हैं ये अपनी जगह से? और ना ही ये लिविंग बींग्स हैं कि ग्रो कर रहे हैं, हिल रहे हैं। सो व्हाट इज़ दिस वन थिंग जो साइंटिस्ट को क्यूरियोसिटी क्रिएट करती है कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये मूव कर रहे हैं? आपने कभी देखा कि आपने कभी सोचने की कोशिश करी कि इनकी पहली पोजीशन कैसी रही होगी? हमको इन सारे आंसर्स मिलेंगे इस सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब होता है हिलना, ड्रिफ्टिंग हो जाना, यानी कि आगे पीछे होना, मूवमेंट। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। तो हम इसमें कॉन्टिनेंट की मूवमेंट की बात करेंगे। ऑब्जर्व द शेप लाइन coastline of the Atlantic Ocean. You will be surprised by the symmetry of the coastlines on either side of the ocean. अभी कह रहे हैं आप अटलांटिक ओशन की सिमेट्री को समझिए, यानी कि अटलांटिक ओशन कौन सा है? ये पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्टिक। हमारा ये वाला जो ओशन है ये आर्टिक ओशन है। ठीक कह रहे हैं आप, इसकी सिमेट्री को समझेंगे तो ये यहाँ पे गिरेगा। तो आप देखेंगे कि किस तरह से ये पार्ट, अब देखो अगर मैं इसको यहाँ खिसका के लाऊंगी तो ये इस तरह से यहाँ फिट हो जाएगा। इसको मैं यहाँ खिसका के लाऊंगी, ये यहाँ फिट हो जाएगा। और ये सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया को इंडिया को मैं यहाँ जोड़ दूंगी और ऑस्ट्रेलिया को मैं इसकी यहाँ जोड़ दूंगी, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपस में फिट हो जाएंगी। तो ये क्या है? इस तरह की कोस्ट लाइन है अफ्रीका की, इस तरह की यूरोप की। तो आप देखोगे कि जो कोस्ट लाइन्स हैं, कोस्ट लाइन क्या होती है सबसे पहले तो वो समझो। ये वाला पोर्शन है आपका जो पानी से जुड़ा हुआ होता है उसको हम कोस्ट लाइन बोलते हैं। द पोर्शन ऑफ लैंड विच इज क्लोजर टू द वाटर बाउंड्री, जो वाटर की बाउंड्री बनाता है उसको हम कोस्ट लाइन बोलते हैं। तो हमने ये वाली कोस्ट लाइन और ये वाली कोस्ट लाइन जब ऑब्जर्व करी तो पता चला कि वो यहाँ से तो एकदम चिपक जाएगी, बिल्कुल पजल जैसे हमने खेलते हैं उस तरह से फिट हो जाती है। नो वंडर बहुत से साइंटिस्ट थॉट of this similarity and considered the possibility of two Americas, Europe and Africa to be once joined together. तो जब हमने इस पजल गेम को समझा तो हमको और बहुत से साइंटिस्ट को ऐसा लगा, उन्होंने अज्यूम भी किया कि हो सकता है फ्यूचर में पास्ट में ये सारे एक दूसरे से ज्वाइन होंगे, मतलब ये बड़ा सा लैंड मास होंगे। ये इस तरह से अलग अलग कॉन्टिनेंट्स नहीं होंगे, बट एक सिंगल लैंड मास, यानी कि एक बड़ी सी ज़मीन जो कि सिंगल। फ्रॉम द नोन रिकॉर्ड्स, अगर हमने रिकॉर्ड्स की कुछ बात करें तो अब्राहम ऑर्टिलस, पहला इंसान कौन है? अब्राहम ऑर्टिलस। आई एम रिपीटिंग, अब्राहम ऑर्टिलस एक डच मैप मेकर थे जिन्होंने सबसे पहले इस थ्योरी के बारे में बताया था 1596 में। अब्राहम ऑर्टिलस 1596 डच मैप मेकर। उसके बाद कुछ खास हुआ नहीं। एंटोनियो पेल्ग्री ने 3 कॉन्टिनेंट्स को साथ में जोड़कर दिखाया था। हाउएवर सर एल्फ्रेड वेगनर, यही हमारे करता धरता पूरे चैप्टर में इनके बारे में आप बहुत पढ़ेंगे, एल्फ्रेड वेगनर के बारे में। तो ये जो एल्फ्रेड वेगनर सर हैं, मेजरली जो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी है ये इन्हीं को एट्रीब्यूट करी गई है। क्या मतलब कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हम आगे पढ़ने वाले हैं उसको बनाने का, उसको साइंस में लिखने का जो एट्रीब्यूशन है, यानी कि जो क्रेडिट दिया गया है वो किसको दिया गया है? एल्फ्रेड वेगनर को। आप वेगनर नाम भी ध्यान रख सकते हैं। तो आपसे अगर एमसीक्यू में पूछा जाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज गिवन बाय एल्फ्रेड वेगनर। एल्फ्रेड वेगनर गिव द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इन्होंने एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो आपके ये क्लाइमेट वगैरह की स्टडी करते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी। कौन से साल में? 1912। कब दी थी? 1912। This was regarding the distribution of oceans and continents. तो वही ओशंस और कॉन्टिनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रही थी ये थ्योरी हमको।
वेगनर के हिसाब से जितने भी ये कॉन्टिनेंट्स थे ये एक सिंगल कॉन्टिनेंटल मास में जुड़े हुए थे, मेगा ओशन सराउंडेड बाय द सी. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. सो ही वाज टॉकिंग अबाउट योर कि एक सिंगल लैंड मास, यानी कि जो भी हमने वर्ड मैप बना रखा था, इट इज़ नॉट द ट्रू थिंग, ये ऐसा कुछ था. अल्फ्रेड वेगनर ऐसा बोल रहा है कि एक बड़ा सा लैंड मास था, लैंड का एरिया था, जिसका नाम क्या था, पैंजिया. जिसका नाम क्या था, पैंजिया, विच मीन्स ऑल अर्थ. पैंजिया, पैंजिया का मतलब क्या होता है, ऑल अर्थ. द मेगा ओशन, मेगा ओशन अभी पूरा ओशन हो गया, इतना लैंड मास था तो आसपास का पूरा ओशन हो गया. मेगा ओशन का नाम था पैंथालासा. क्या नाम था, पैंथालासा, मीनिंग ऑल वाटर, ऑल अर्थ, ऑल वाटर. he argued that around 200 million years ago, यानी कि 200 मिलियन ईयर्स ago, ये जो सुपर कॉन्टिनेंट था पैंजिया, ये स्प्लिट होने लगा. स्प्लिट का मतलब टूटने लग गया. पैंजिया पहले तो दो लार्ज कॉन्टिनेंटल मास में डिवाइड हुआ, जिसको कहते हैं हम लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, फॉर्मिंग नॉर्दर्न और सदर्न कंपोनेंट्स ऑफ रिस्पेक्ट. कॉन्सिक्वेंटली लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड भी छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक होने लग गए, जिनको आज हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं. और उसने काफ़ी सारी चीज़ें, ऑप्शंस, वैरायटी दी है ये अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए. वेलकम हमेशा क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले तो एक पूरा लैंड मास था जिसका नाम था पैंजिया, जिसको हम ऑल अर्थ, पैंथालासा पूरा ओशन, जिसका मतलब है ऑल वाटर. फिर उसने बोला कि अराउंड कितने साल पहले, 200 मिलियन ईयर्स में ये जो पैंजिया था ये डिवाइड होने लग गया बीच में से, ये यहाँ से बीच में से टूटने लग गया. और ये जो हमारा पोर्शन था बीच में से टूट गया. अब ये वाला जो हमारा पोर्शन था ऊपर वाला, यानी कि जो अपर नॉर्थ इंडिया में, जो नॉर्थ इंडिया का जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो पोर्शन था, उसका नाम तो क्या पड़ गया, लॉरेशिया. और नीचे वाले का क्या पड़ गया, गोंडवाना लैंड. सबसे पहले क्या था, पैंजिया. पैंजिया से हम बदले लॉरेशिया और गोंडवाना में. लॉरेशिया और गोंडवाना से हम आज की डेट के जो कॉन्टिनेंट्स हैं आपके, उसमें चेंज हो गए. तो पैंजिया, लॉरेशिया, गोंडवाना और कॉन्टिनेंट्स. अब ये जो लॉरेशिया गोंडवाना लैंड, क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया, ये दोनों आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड हो गए. इसके बीच में पानी अलग अलग हो गए हैं, तो बीच में पानी हो जाएगा. यहाँ पे जो सी बनी, उसका नाम क्या था, टेथीज सी. क्या नाम था, टेथीज सी. क्या नाम था, टेथीज सी. लॉरेशिया, गोंडवाना और बीच में थी हमारी टेथीज सी. नाउ अब ये जो इन्होंने बोला कि जो ये अल्फ्रेड वेगनर ने जो इतने सारे पॉइंट्स दिए थे, उसको सपोर्ट करने के लिए उसने कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं. आर्ग्यूमेंट्स यानी कि उसने कुछ हमको पॉइंट्स बताए हैं, कुछ एविडेंस दिया है एक तरीके से कि क्यों उसकी जो थ्योरी है वो सही है, क्यों उसकी जो थ्योरी है वो अच्छी है. तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट. तो इन एविडेंस को समझने के लिए पहले हम क्या करेंगे ना, पहले हम एक बार मैं आपको इजी लैंग्वेज में मैसराइज करके बता देती हूँ, उसके बाद हम डिटेल्स को बुक से पढ़ेंगे. सबसे पहली चीज़ इन्होंने बोली है मैचिंग ऑफ द ओशन, मैचिंग ऑफ द कोस्ट लाइन, यानी कि जिग्सॉ फिट. अगर आपको अब ये मैप दिख रहा है तो वो थोड़ा मैप मैंने अच्छे से नहीं बनाया था, इसमें आपको और क्लियरली पता चलेगा. तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो साउथ अमेरिका है ये इस शेप में है, और ये बहुत ईजिली अगर हम इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे फिट हो जाए. सिमिलरली ये जो अमेरिका है इसको अगर हम यहाँ खिसका के यहाँ फिट कर देंगे, अब छोटे छोटे लाइन्स हैं एग्जैक्टली नहीं, बट काफ़ी मेजर भी ये सारे आपस में फिट हो जाए. फिर इंडिया का आप ये पोर्शन देख रहे हैं इसका अफ्रीका का, वो और इंडिया का ये जो नीचे का सर्दर्न पार्ट है उसको हम लाके यहाँ चिपका देंगे तो फिट हो जाएगा. उसी के साथ में आप ये देखो, ये कर्व निकल रहा है वो दिख रहा है आपको, और ये इंडिया का कर्व है. इन दोनों को हम आपस में पेस्ट कर देंगे तो ये भी आपका जॉइंट. तो पहली चीज़ उन्होंने बोली कि जितने भी ये कॉन्टिनेंट्स हैं ये एक जिक्सॉ फिट, यानी कि हम जो जिक्सॉ पजल करते हैं उसकी तरह आपस में सारे फिट हो जाएंगे एक पजल की तरह. तो जो शोर लाइन्स हैं अफ्रीका की, साउथ अमेरिका की, वो एक दूसरे को अनमिस्टेकेबल मैच है. मतलब आप कह ही नहीं सकते हो किस तरह से भी कि ये तो आपस में चिपक ही नहीं सकते हैं. बहुत ईजिली हमको पता चल रहा है एक
एकदम पजल की तरह आप इसको यहाँ खिसकाओगे और ये अफ्रीका में जाकर फिट हो जाएगा। आप देखोगे कि मैप प्रोड्यूस जो हम कैमरा को कंप्यूटर को यूज़ करके बनाते हैं वो किस तरह से बुलार्ड ने 1964 में बनाया था, जिससे किस तरह से ये जो पूरा मैप था एग्जैक्टली फिट हो पा रहा था। द मैच वॉज ट्राइड एट 11,000 fathom line instead of present shoreline। तो ये बोल रहे हैं कि आज की नहीं, थोड़ा सा पुराना हमने देखा। ऑब्वियसली धीरे धीरे करके जो आपके कॉन्फिडेंस मार्जिन कह रहे हैं वो चेंज होते जा रहे हैं, बट हमने मेजरली कोशिश करी है साइंटिस्ट ने एक ऐसा मैप प्रोड्यूस करने की कि जिससे हमको ये सारे फिट को दिख जाए। नेक्स्ट है ये रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस दी। ये क्या बोल रहे हैं? रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस दी ओशन। इसमें क्या बात कर रहे हैं ना कि ये आप देखो यहाँ इस एरिया में और इस एरिया में हमको जो रॉक्स मिली है वो क्या है? वो सेम एज की मिली है। सेम एज का मतलब क्या है? सेम टाइम पीरियड पे। जैसे कि जो रेडियोमेट्रिक डेटिंग होती है, रेडियोमेट्रिक डेटिंग यानी कि मैंने बहुत पहले क्लास में बताया था C14 डेटिंग, कार्बन डेटिंग जिसको हम कहते हैं, कार्बन की अमाउंट को चेक करते हैं कम या ज़्यादा है। उससे हमें पता चला कि जो रॉक फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स अक्रॉस दी वास्ट ओशन, तो अलग अलग टाइम पे किस तरह से रॉक फॉर्मेशन हुआ। द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स ऑफ 2000 मिलियन ईयर्स फ्रॉम ब्राज़ील कोस्ट मैचेस विद दोज ऑफ वेस्टर्न। वही बोल रहे हैं कि 2000 पुरानी जो साल की रॉक्स हैं जो यहाँ पे हमको मिली है, सेम रॉक्स हमको यहाँ पे वेस्टर्न अफ्रीका में मिली है। जो पत्थर हमको ब्राज़ील के, यहाँ पे ब्राज़ील है, यहाँ पे 2000 साल पुराना मिला है, वो सेम पत्थर हमको यहाँ से भी अफ्रीका से भी मिला है। 2000 ईयर्स नहीं, 2000 मिलियन ईयर्स अगो की बात हो रही है यहाँ पे। सो द अर्लीस्ट मरीन डिपॉजिट्स फ्रॉम द कोस्ट लाइन ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका और ऑफ दी जुरासिक एज। तो अर्लीस्ट मरीन डिपॉजिट्स, अर्ली मतलब जो हमको सिमिलर डिपॉजिट्स, मरीन यानी कि वाटर जो फिशेज वगैरह की जो डिपॉजिट्स मिली हैं वो हमको जुरासिक एज, हमने एजेस पढ़ी थी ना पिछले सेकेंड चैप्टर में, तो उसी की बात कर रहे हैं। जुरासिक एज में हमको यहाँ पे और यहाँ पे जो मिनरल डिपॉजिट्स हैं, मैरीन डिपॉजिट्स हैं यानी कि वाटर रिलेटेड डिपॉजिट्स हैं, वो सेम। तो जिसका मतलब ये हो गया कि ओशन उससे पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। मतलब यहाँ पे मरीन डिपॉजिट्स का मतलब क्या है? पानी से कुछ चीज़ें, पत्थर, पानी के रिलेटेड जो पत्थर वगैरह होते हैं वो अलग अलग जगह पे डिपॉजिट होते हैं, तो वो पत्थर यहाँ पे हमको एक पॉइंट के बियॉन्ड मिलेंगे। मतलब क्या है इसका कि अगर आप यहाँ पे यहाँ की रॉक को स्टडी करोगे, एक पॉइंट के बाद आपको यहाँ पे मरीन रॉक दिखेगी ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि पहले ये इससे जुड़ा हुआ था, लैंडमास था, आसपास कोई ओशन था ही नहीं। ओशन कब आया? अभी आया, बाद में लेटर जब ये अलग अलग हो गया तब ये ओशन से टच करने लगा। नेक्स्ट ये बात कर रहे हैं आपकी टिलेट की। टिलेट क्या होती हैं? ग्लेशियर रॉक्स होती हैं। पहले इसको अच्छे से समझते हैं फिर हमें समझ में आएगा। ये सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं? ये फिजिकल बुक में हम पढ़ेंगे आगे की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। एक होती है इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जो इग्नियस रॉक्स होती हैं वो हमारी प्राइमरी रॉक्स होती हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। जो वॉल्केनो से इरप्ट होती हैं उनको हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। छोटे छोटे जो बड़ी बड़ी पत्थर, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर में मिट्टी में हो जाते हैं और फिर ये एक रॉक्स की लेयर बनाते हैं, उसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। और ये इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स में जब कुछ केमिकल चेंजेस हो जाते हैं तो हम उसको मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सेडिमेंट्री रॉक्स की बात हो रही है। तो गोंडवाना सिस्टम याद करो। गोंडवाना लैंड कौन सा था? सर्दर्न वाला। लोअर एशिया कौन सा था? ऊपर वाला। जो गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स, यानी कि हमको जो सेडिमेंट्स मिले हैं इंडिया में गोंडवाना है, गोंडवाना रॉक, गोंडवाना कोल मिलता है आपको सर्दर्न पार्ट में। तो वो जो इंडिया में मिला है हमको, वो 6 और ऐसी 6 डिफरेंट लैंड मासेस, यानी कि 6 अलग अलग लैंड मास में मिला है। पर वो जो लैंड मास है वो सर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये यहाँ से आपकी 0 डिग्री इक्वेटर लाइन जा रही है, ठीक है। ये जनरली जो आप फोल्ड देख पा रहे होंगे मैप का, इसके ऊपर आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और इसके नीचे आपका सर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो इंडिया में जो यहाँ पे हमको गोंडवाना लैंड मिला है, क्या मिला है? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना रॉक जो मिली है वो नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न में तो कोई है ही नहीं। आज की डेट में देखा जाए तो इंडिया आप देखो पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, पर जो यहाँ पे रॉक सिस्टम मिला है वो रॉक आपकी ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और साउथ
अमेरिका में भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया साउथ में होगा, ऊपर खिसक गया। एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम इसको पढ़ेंगे किस तरह से इंडिया धीरे धीरे कैट वॉक करता हुआ आपके अफ्रीका से निकल के एशिया में आके चिपकता है। सो ये हमको कहाँ कहाँ से मिली है, सदर्न हेमिस्फीयर में से। एट द बेस द सिस्टम हैज थिक टिलेट इंडिकेटिंग एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग्ड ग्लेशिएशन। इसका मतलब क्या है कि बेस पे एकदम बेसिक जो हम अगर जाएँ बहुत नीचे जाते हैं तो थिक टिलेट है, यानी कि अगर बहुत लंबे समय तक ग्लेशियर्स वहाँ पे रहते हैं तो उससे टिलेट डेवलप हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टिलेट। ग्लेशियर की वजह से डिपोजिशंस जो हो जाती हैं उसको हम टिलेट बोलते हैं, और वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिला है हमको प्रोलॉन्ग्ड ग्लेशिएशन की वजह से। अभी अगर ये हमेशा से यहाँ पे होता, वो भी ट्रॉपिकल में, वो भी इक्वेटर के इतना पास, तो यहाँ पे ग्लेशियर तो हो नहीं सकता था। तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पे कहीं साउथ में चिपका हुआ होगा, जिसकी वजह से ये आर्टिक के पास था और इस वजह से यहाँ पे आपकी सर्दी रही। काउंटर पार्ट्स ऑफ दिस अभी हमको ऐसा ही कहाँ मिला है, यहाँ पे अफ्रीका में। यहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम है फाकलैंड आइलैंड्स। ओशन करंट्स वाला आगे चैप्टर है तो उसमें हम फाकलैंड करंट के बारे में पढ़ेंगे। फाकलैंड आइलैंड, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, आपका मैडागास्कर, ये मैडागास्कर बताया था ना मैंने, इसकी सिग्निफिकेंस आपको आगे पता चले। मैडागास्कर और इंडिया में जो रॉक्स हैं, जो गोंडवाना रॉक्स मिली है वो हमको सिमिलर मिली है। एंटार्क्टिका, ये एंटार्क्टिका नीचे, और आपका ऑस्ट्रेलिया का जो ये लैंड, जो यहाँ से हमको ग्लेशियर टिलेट मिला है उससे, तो हमें इससे हमें क्या पता चला कि भाई इंडिया मूव करके आया है। शुरू से अगर यहाँ होता तो यहाँ की और यहाँ की रॉक्स के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं बैठता है। यहाँ की और यहाँ की रॉक्स के बीच में कैसे इतनी दूर दूर से रॉक्स सीन होते, बट जस्ट बिकॉज इन द पास्ट ये सारे चिपके हुए थे तो इसलिए हमको सेम रॉक। थर्ड ये बात करते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स। प्लेसर डिपॉजिट्स होती हैं आपके गोल्ड डिपॉजिट्स बेसिकली। तो जो अकरेंस ऑफ रिच प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड इन घाना कोस्ट, घाना ये एरिया जो है ना इसको हम घाना बोलते हैं। ये आपका जो बैंड है, यहाँ पे एक जगह है, कंट्री है घाना नाम की, तो उसी को हम घाना कोस्ट बोलते हैं। तो जो हमें गोल्ड यहाँ घाना कोस्ट से मिली है सिमिलर क्वालिटी का और सिमिलर टाइम पीरियड पे हमको गोल्ड यहाँ ब्राज़ील से मिला है घाना कोस्ट में। एंड द एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ सोर्स रॉक इन दिस रीजन इज एन अमेजिंग फैक्ट। यानी कि इस घाना कोस्ट में हमको गोल्ड तो मिला है, पर गोल्ड बनने के लिए जो रॉक चाहिए होती है वो यहाँ पे है ही नहीं। समझ रहे हो, गोल्ड है यहाँ पे, पर जो गोल्ड से रॉक, जिस रॉक से, जिस सोर्स मटेरियल से, जैसे आप कॉटन से कपड़ा बना रहे हो तो यहाँ पे हमें कपड़ा मिला है पर कॉटन नहीं मिली, मतलब यहाँ गोल्ड है पर वो सोर्स रॉक नहीं है। वो सोर्स रॉक हमको ब्राज़ील में मिली है। गोल्ड सेम है पर वो रॉक कहाँ है, वो ब्राज़ील में मिली है। द गोल्ड बेयरिंग वेन्स, एंड वेन्स मतलब होता है जो आपकी बॉडी में ब्लड को करती हैं, आर इन Brazil, and it is obvious that gold deposits of Ghana are derived from Brazil plateau when the two continents lay side by side. तो अब ये कॉमन हो गया कि पता चल गया हमको कि जो वेन्स हैं यानी कि जो सोर्स मिला है वो हमको ब्राज़ील में मिला है। तो जाहिर सी बात है भैया कि जो यहाँ पे गोल्ड आया है वो ब्राज़ील से यहाँ पर आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। When identical species of plants and animals, distribution of fossils, अभी एक पहले मैं आपको इजी भाषा में समझा देती हूँ फिर हम एक पढ़ेंगे। ये क्या बोल रहे हैं कि जो फॉसिल्स, प्लांट्स और एनिमल्स जब मर जाते हैं तो उनकी जो डेड रिमेन्स होते हैं उनके हड्डियों के फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं फॉसिल्स। क्या बोलते हैं, फॉसिल्स। तो जो प्लांट और एनिमल रिमेन्स हमको इस बॉर्डरलैंड और इस बॉर्डरलैंड से मिला है सेम, इस बॉर्डरलैंड और इस बॉर्डरलैंड से मिला है सेम, यानी कि जो फॉसिल्स हमको इस बॉर्डरिंग एरिया से मिले हैं वो सेम। When identical species of plants and animals adapted to living on a land or in fresh water are found on either side of the marine lines, यानी कि हमको ऐसे ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स मिले हैं जो कि इस साइड और इस साइड में आइडेंटिकल हैं, सेम है। अ प्रॉब्लम अराइजेज रिगार्डिंग अकाउंटिंग फॉर सच डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है भाई, यहाँ से यहाँ कैसे पहुँच गए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया, जैसे कि द ऑब्जर्वेशन दैट लेमूर्स अकर, लेमूर्स एक बंदर की ही प्रजाति होते हैं, लेमूर्स अकर इन इंडिया, मैडागास्कर एंड अफ्रीका लेड सम टू कंसिडर अ कंटिजियस लैंड मास लेमूर। अभी क्या है ना, लेमूर्स जो हैं वो
इंडिया में मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं और आपके अफ्रीका में मिलते हैं। तो अब लेमूर को स्विमिंग करने की बात ही नहीं है, कैसे पहुंच गए इंडिया, कैसे पहुंच गए अफ्रीका? तो इस चीज़ से हमने बताया कि एक कॉन्टिनेंट होगा जिसका नाम होगा लेमूरिया, नाम रख दिया है लेमूरिया। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ये आपस में जुड़े होंगे तभी तो लेमूर इधर उधर जा पाए। अब वो अलग हो गया तो सेपरेट हो गए, बट पहले अगर हमको लेमूर्स की जो फॉसिल्स मिली हैं वो हमको तीनों जगह से मिली हैं, तो प्रॉब्ली तीनों में तीनों ज्वाइंट होंगे, जुड़े हुए। मीजोजोरस वॉज अ स्मॉल रेप्टाइल, ऐसे ही मेसोजोरस जो है वो एक स्मॉल रेप्टाइल है, अडेप्टेड टू शैलो ब्रैकिश वाटर, यानी कि बहुत ज़्यादा डीप नहीं, और ब्रैकिश यानी कि नमक वाला सॉल्टी वाटर में रहता है। द स्केलेटन्स ऑफ दीज आर फाउंड इन दी लोकेलिटीज द सर्दर्न केप प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड इरावर फॉर्मेशन ऑफ ब्राज़ील, यानी कि यहाँ पे साउथ केप में और यहाँ पे ब्राज़ील के फॉर्मेशन है, यहाँ पे हमको वो मीजोजोरस मिला है। तो दिस ऑब्वियसली से पता चल गया कि दोनों जुड़े होंगे तभी मटेरियल यहाँ पे। द टू लोकेलिटीज आर प्रेजेंटली 4,800 किलोमीटर अपार्ट विद एन ओशन बिटवीन देम। तो भैया अभी इतना छोटा सा रेप्टाइल कैसे चला गया यहाँ पे, कैसे आ गया यहाँ पे? तो बेसिकली इन 5 चीज़ों से, पहला जिक्सॉ फिट, पजल की तरह आपस में फिट हो जाएंगे। दूसरा आपके प्लेसर डिपॉजिट्स, यानी कि गोल्ड जो हमको मिल रहा है यहाँ से और यहाँ से वो सिमिलर है। तीसरा हमको जो फॉसिल्स मिली हैं यहाँ से और इन एरिया से, लेमूर्स की और आपकी लेमूर की और मिक्सोजोरस की, वो हमको सेम मिली है इधर इस एरिया से और इस एरिया से। चौथा आपका टिलेट यानी कि जो ग्लेशिएशन आपका रहा, ग्लेशिएशन पीरियड की वजह से जो हमको अंदर सेडिमेंट्स मिले हैं वो हमको सेम मिले हैं नीचे देखने की वजह से। और या सो दैट्स इट। एक चीज शायद रह गई है, रॉक्स ऑफ सेम एज टिल्टान, रॉक्स ऑफ सेम एज, ओके। सो वही मैंने टिलेट में ही कंबाइन कर दिया कि यहाँ पे जो हमें पत्थर मिले हैं और जो हमें यहाँ पे पत्थर मिले हैं वो सेम है। एक चीज़ यहाँ पे आप बहुत ध्यान से समझिए, वो ये कहना चाह रहे थे मरीन डिपॉजिट्स वाली चीज़, हो सकता है आप में से किसी को समझ ना आई हो। तो क्या होगा ना, आप अगर बहुत टाइम तक पानी के साथ रहोगे, तो अगर आप बहुत टाइम तक नहाते हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा आपके हाथ श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ है ना, आप पानी के साथ नहीं रहोगे तो हाथ श्रिंक नहीं होंगे। तो जब हमने इन कॉन्टिनेंट्स को पिक किया, इनके कोस्ट लाइन की स्टडी करी, तो हमने देखा एक पॉइंट से बिलो यहाँ पे कुछ मरीन डिपॉजिट्स हैं ही नहीं, यहाँ पे पानी के पास होने का कोई इंडिकेशन नहीं है। तो इससे हमने ये कंक्लूड किया कि ये साथ में चिपके होते तो बीच में पानी नहीं होता, पानी नहीं था इसीलिए यहाँ पे आपको मरीन डिपॉजिट्स नहीं। So that's it for today. Thank you for attending the session. Please hit the like button, do comment, compliment and give suggestions. Thank you and have a nice day.